हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की ये हमारे की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जो आईसीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आप लोग के पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो आपका पीजीटी का एग्जाम रहा हो या फिर टीजीटी का रहा हो या फिर अकाउंटेंट जो नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आई थी, उसमें अकाउंटेंट का भी मैंने अपलोड किया है। और साथ साथ जो अब आप पेपर देख रहे हैं, ये जो हॉस्टल वार्डन की जो आई थी उसमें जो क्वेश्चन आईसीटी से रिलेटेड पूछे गए थे वो पेपर आपके सामने है। तो जिससे कि आप जो आईसीटी में किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं आपको उसका आइडिया मिल जाए और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे के पेपर के लिए अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा इस बार आपका टीयर वन का, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा जो देखने को आपको मिलेगा वो टीयर वन में ही मिलेगा, क्योंकि एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। उसके बाद जब आप मेंस के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको इतनी भीड़ नहीं देखने को मिलेगी। ज़्यादा जो कंपटीशन है वो आपका इस टीयर वन में ही है। तो अगर टीयर वन आप अच्छे से निकाल ले जाते हैं तो यहाँ पर टीयर टू आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या या किस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे गए थे। अगर ये सारी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, ये हमारे आईसीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये सारी ही जो वीडियोस हैं एक साथ अवेलेबल है, जिससे कि आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं वो आप। इसके अलावा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी मैंने अपलोड किए हैं, और इसकी बहुत जल्दी क्लासेस भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही रहेंगे। अलग-अलग जो आप लोग के एग्ज़ाम्स में एनबीएस में, केवीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आप उसी लेवल की तैयारी करें जैसे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो मेरा जो दूसरा मेन चैनल है कॉमर्स स्टडी ज़ोन, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पे अकाउंटेंट की तैयारी मैं ऑलरेडी करा रही हूँ, फ्री बैच है पूरा। तो वहाँ से आप अकाउंटेंट की तैयारी भी कर सकते हैं। कॉमर्स से अगर आप रहे हैं या कॉमर्स आपका बैकग्राउंड है, तो वहाँ पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जो है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? जहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, गूगल क्रोम। तो यहाँ पर कौन-सा नहीं है पूछा है, तो क्या नहीं है? तो एक्सप्लोरर भी होता है, फायरफॉक्स भी होता है और क्रोम भी होता है। क्रोम तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का पैकेज है जिसमें कि आपके वर्ड आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर जो आपके एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट है, पीपीटी, इसका यूज़ किया जाता है और इसमें एक्सेस आता है। ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके एमएस ऑफ़िस पैकेज में आती हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस ऑफ़िस पैकेज, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से इन तीनों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द शुरू कर रही हूँ, जिसमें कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँगे। बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँगे इसी तरह के क्वेश्चंस की, तो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधिकांश एमएस विंडोज़ एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन की कौन-सी होती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले वो समझ लीजिए। द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज़ टू कॉपी सम सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट द सेम एट द सम अदर लोकेशन इन मोस्ट ऑफ द एमएस विंडोज़ एप्लीकेशन। जो एमएस विंडो एप्लीकेशन का आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब आप शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं किस लिए? कॉपी करने के लिए, उसके बाद पेस्ट करने के लिए, तो दोनों ही शॉर्टकट की यहाँ पर साथ में पूछी है, कॉपी की भी, पेस्ट की भी। तो यहाँ पर बहुत ही ईज़ी सा है। अगर प्रीवियस वीडियोज़ आपने मेरी देखी हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया ही था कि कॉपी करने की कंट्रोल+C होती है, उसके बाद उसको जब हम पेस्ट करते हैं, तो कंट्रोल-V हो जाती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। अगर कट करने को पूछेगा तो कंट्रोल एक्स होती है, जो कट करने की होती है, कंट्रोल प्लस एक्स को अगर आप करेंगे तो वहाँ से कट हो जाता है। उसके बाद आप कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफी विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? Which of the following software is generally preferred most to create a tabular sheet to store marks scored by 100 students of a
boarding house in the last few examination for some basic statistical and graphical analysis. Adobe Premiere, Adobe Acrobat, MS PowerPoint, MS Excel। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि एक बोर्डिंग हाउस में जो 100 स्टूडेंट हैं वो रह रहे हैं, तो उन छात्रों के में जो एग्जाम्स दिया था उसमें जो उनको मार्क्स मिले थे उसके लिए एक शीट तैयार करनी। जैसे कि अगर आप लोग हैं तो आप लोग का जो रिजल्ट आता है तो आप देखते होंगे कि एक पूरी शीट सी बनती है, तो वो शीट जो होती है वह है मेनली, या उसको आप ग्राफ के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, तो उस तरह के जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए जा रहे हैं तो वो कहाँ पर किए जाते हैं, सीधे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो किसमें किए जाते हैं, वो एमएस एक्सेल में किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही ईज़ी होते हैं, आप इज़िली इनको निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is one of the standard file extension of an image file? .pdf, .doc, .wav या फिर .jpg। तो बहुत ही सिंपल सा है, जो आपके टीजीटी पीजीटी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, अकाउंटेंट वाले में भी पूछा गया और सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका इसमें भी आया है। तो इससे पहले जो भी आपके पेपर्स होंगे दिसंबर में, जैसे कि आपके एग्जाम्स की डेट आ चुकी हैं, तो जो भी पेपर होते चले जाएंगे, अगर आपका बाद में होता है तो उन पेपर्स को ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, उसका रिव्यू कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि वही पैटर्न आप में भी फॉलो किया जाएगा। इसलिए उसको प्रीवियस जो भी हो रहे होंगे उसका पैटर्न देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्रीवियस भी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस आपके लिए। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है जो इमेज फाइल के लिए यूज़ होता है, तो सिंपल सा आपको पता है वो जेपीजी फॉर्मेट होता है। आप लोग फॉर्म अपना फिल करते हैं तो उसमें जो फ़ोटो अपलोड करते हैं तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही करते हैं। पीडीएफ जो होता है वो फ़ाइल के लिए होता है, जो कोई फ़ाइल होती है। डॉक जो है वो डॉक्यूमेंट के लिए आपका रहता है, जो एमएस वर्ड वगैरह पर होता है, जिससे को ईज़ी हो जाता है एडिट करना। वेब जो होता है वो ऑडियो के लिए होता है। तो ये आपके हो गए सारे कि अलग-अलग जो एक्सटेंशन है वो जो किससे रिलेटेड है, वो बाकी भी कोई पूछ सकता है, तो वहाँ पर वो भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एमएस एक्सेस है, एमएस वर्ड है, एमएस विंडोज है, एमएस एक्सेल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काफी लोकप्रिय, यानी कि जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, वो कौन सा हो जाएगा? तो एमएस विंडोज होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या है? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रोम स्टैंड्स फॉर। तो एक प्रीवियस पेपर में जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है, वहाँ पर किसकी फुल फॉर्म पूछी थी? रैम की पूछी थी। तो अलग-अलग फुल फॉर्म्स पूछी जा रही हैं। एक में यूपीएस की पूछी थी और एक में किसकी पूछी थी? एचटीटीपीएस की पूछी थी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये आपके, ये फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसकी आपकी क्या थी? रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, इसकी थी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और इसकी थी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और साथ में रोम क्या पूछी है इस वाले पेपर में? तो रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो रीड ओनली मेमोरी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही लगा सकते हैं आप लोग, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, ये एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफ़ोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफ़ोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसको चोरी करता है अथवा कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। This is a type of malware that we download onto our smartphones, discussed as a legitimate and useful app, but usually takes control of our smartphones to damage, steal, or in general inflict some other harmful actions on our data security। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक तरह का मालवेयर मालवेयर जो होता है, मतलब आपके के मोबाइल को या कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सकता है किसी तरह से, लेकिन ये वैध होता है और उपयोगी ऐप की तरह है। तो आप इसको अपने मोबाइल में क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, सिस्टम में अपने डाउनलोड कर लेते हैं। धीरे-धीरे क्या करता है, ये पूरी तरह से आपके फ़ोन को कंट्रोल कर लेता है, आपकी जो डाटा होती है उसको हार्म करता है, उसको स्टील कर सकता है, किसी और के साथ शेयर कर सकता है। तो वो जो होता है, क्या होगा, ये क्या कहलाता है? एडवेयर, ट्रोजन, स्पाईवेयर या फिर स्पैम। तो वो क्या कहलाता है? उसको हम ट्रोजन कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एडवेयर तो जो ऐड आपके मोबाइल पे आते रहते हैं, बीच-बीच में आप लोग कुछ भी सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई आप एप्लीकेशन भी कोई यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी ऐड चलते रहते हैं। स्पाईवेयर यहाँ पर तो जो है, स्पाईवेयर से मतलब तो हो जाता है जो कैमरा के थ्रू होता है,
और स्पैम जो होता है, जो आपके पास मैसेजेस आते रहते हैं, आपको बहुत स्पैम मैसेजेस, स्पैम कॉल्स आती रहती हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपकी कोई लिंक है या कुछ कहते हैं कि आप इस नंबर को प्रेस करिए, आप कर देते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पर ट्रोजन जो होता है, उसकी बात की जा रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक इनपुट डिवाइस उपकरण नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? प्लॉटर है, माइक है, स्कैनर है, लाइट पेन है। तो माइक, लाइट पेन और स्कैनर ये तीनों ही इनपुट डिवाइस होते हैं। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर ही की तरह से यूज़ होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन? याहू, एक्सेस, गूगल या फिर बिंग? तो ये पीडीएफ जो थी थोड़ा-सा पेपर जो है इस तरह का है, लेकिन क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, नहीं तो मैं आप लोग के लिए रीड भी कर रही हूँ, तो ईज़ी हो जाएगा समझना आपके लिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप पीवाईक्यूज़ देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, या अभी आगे जो क्लासेस मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ, उसको आप सॉल्व जब करेंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएँगे जब आप एग्ज़ाम देंगे तो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन? कौन ज़्यादा पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन नहीं है? याहू, एक्सेस, गूगल या फिर बिंग? तो आप देखेंगे याहू भी है, गूगल भी है, बिंग भी है। जो एक्सेस होता है वो सर्च इंजन ही नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ईज़ी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है किसकी? कंप्यूटर में डीवीडी का पूरा नाम क्या है? इन कंप्यूटर्स डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वॉइस डिस्क है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, ड्यूअल वर्सटाइल डिस्क है, ड्यूअल वीडियो डिस्क है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब तो डीवीडी इतनी यूज़ नहीं होती, पहले के टाइम में बहुत यूज़ की जाती थी। सीडी है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। हाँ, इसकी भी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, पूछी जा सकती है। सीडी क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जो आप लोग को मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी तो उसमें बहुत से आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूँगी। फुल फॉर्म जहाँ पर होंगी, शॉर्टकट कीज़ होंगी, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएँगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ एंड हाइजीन इन अ बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया मीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? Which of the following software is generally preferred most to create an animated multimedia presentation on the topic health and hygiene in a boarding house? एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एडोब एक्रोबेट या फिर एमएस एक्सेस? तो कहीं पर भी आपसे अगर ये पूछ रहा है कि हमको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो कि इससे पहले जो आपने टीजीटी पीजीटी का पेपर मैंने सॉल्व करवाया आईसीटी का आपको, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रेजेंटेशन बनानी है, टॉपिक अलग अलग दे दिया गया है। तो लग रहा है कि वो जो पेपर आप लोग का बना है, वो एक ही तरह के क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, बस थोड़ा-थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिया गया है। जो उसका क्वेश्चंस के थीम है या क्वेश्चन का जो टॉपिक्स हैं, वो सेम रखे गए हैं। यहाँ पर भी आपका टॉपिक बदल दिया गया, क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, इसको प्रेज़ेंटेशन बनानी है, तो आंसर क्या रहता है? सीधा-सीधा हमारा पावर पॉइंट हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? Which of the following software is generally preferred most to write a house report to the principal of the school with some basic text and paragraph formatting, bold, italic, underline, etc. एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, एडोब प्रीमियर या फिर टैली? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है, विद्यालय के एक प्रिंसिपल हैं, उनको एक हाउस रिपोर्ट लिखनी है, तो वो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जिससे कि वो ईज़िली क्या करें, बेसिक टेक्स्ट को एक पैराग्राफ को बना कर के बोल्ड, इटैलिक है, अंडरलाइन है, जैसे कि आप लोग लिखते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी अब आप लोग का है, तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कैसे हमको पैरा बना करके लिखना है, कहाँ पर हमको जो है बड़े लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। कहाँ-कहाँ पर हम हेडिंग्स डाल रहे हैं जिसको हम अंडरलाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होंगी, तभी आप अच्छे से पेपर दे पाएँगे। जैसे कि ग्रेजुएशन में आप लोग लिखते थे, तो वही आपको लिखना ही पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव क्योंकि जो होगा, इस वजह से तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर में हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और टैली जो है, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स की जब बात आएगी तो वहाँ पर टैली का यूज़ किया जाएगा।
कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या होता है? व्हाट इज अ राउटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम? अ कैलकुलेटिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर जो राउटर होता है किस तरह की डिवाइस हो जाती है? ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। जब आप इसको कनेक्ट कर पाते हैं तो आपका कंप्यूटर दूसरे समझ लीजिए कंप्यूटर्स के साथ जुड़ पाता है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी किसी और व्यक्ति को भेज सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपको कोई भी चीज़ भेज सकता है। अगर आपने इससे कनेक्ट नहीं किया है तो वहाँ पर आप एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं नेटवर्क को। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड ईमेल आईडी? यानी कि यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी एक वैलिड नहीं मानेंगे। सभी के पास ईमेल आईडी है, क्योंकि आप सबने फॉर्म फिल किया है, तो आप सबने ईमेल आईडी ज़रूर बनाई होगी। तो वो ईमेल आईडी अपने ध्यान में रखिए और ये देखिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल नंबर डिजिट्स, तो ईमेल आईडी में मल्टीपल नंबर होते हैं, करेक्ट है ये वाला पॉइंट। एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल अंडरस्कोर, यहाँ पर कह रहा है कि एक ईमेल आईडी में एक से ज़्यादा जो ये जो इस तरह का साइन बना है इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, कि एक से ज़्यादा बार हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल एट द रेट साइन, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो इस तरह का साइन होता है, जो भी आपका जो है नाम हो, जैसे महेश 123@gmail.com लिखा होता होगा, जैसे कि एक ऐसी बात कर रहे हैं कि एक बना लेते हैं, तो इस तरह से ये वाला कैपिटल हो उसमें होगा, क्योंकि इसमें पूरी जो ईमेल आईडी होती है वो आपकी स्मॉल में ही होती है। तो कुछ इस तरह से नाम अगर लिखा हुआ है महेश 12@gmail.com, इस तरह से अगर कोई सपोज़ कर लीजिए कि एक एज़ एग्ज़ाम्पल इसको ले लेते हैं, तो इस तरह से बनी हुई है अगर ईमेल आईडी, तो यहाँ पर एट द रेट जो है वो सिर्फ़ एक ही बार होगा, 2 बार नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यही वाला क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि नहीं हो सकती, तो यहाँ पर ये थर्ड वाला पॉइंट में नहीं हो सकती। एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल डॉट डॉट्स, तो 2 बार डॉट भी हो सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप यहाँ पर भी ले लिख सकते हैं, यहाँ पर भी डॉट लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, तो वो इश्यू नहीं होता। यहाँ पर लेकिन एट द रेट एक ही बार हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत सी छोटी-छोटी माइनर सी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत भी हो सकता है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु एक स्विच है और वायर केबल के माध्यम एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा? लैन का, मैन का, पैन का या फिर वैन का? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक प्रिंटर जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज जनरली फॉर्म्ड इन अ कंप्यूटर लैब वेयर मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच एंड वायर केबल टू शेयर सम हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक ए प्रिंटर? लैन, मैन, पैन या फिर वैन। यानी कि एक कोई जगह है, समझ लीजिए कोई कंप्यूटर लैब है, तो वहाँ पर जो प्रिंटर है, उस प्रिंटर के साथ जो है हमने जितने भी वहाँ पर कंप्यूटर्स हैं, उनको कनेक्ट करना है, जैसे कि कोई भी चाहे तो वहाँ पर यूज़ कर सकता है उसका। तो वहाँ पर हम जिसका यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, क्योंकि बात वहाँ पर सिर्फ़ एक लैब के अंदर ही हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता, विभिन्न सहयोगियों द्वारा उन्नत सहयोग, इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है, बैकअप और डाटा को पुनः स्थापित करना आसान है। रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स डजंट डिपेंड ऑन इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैकअप एंड रिस्टोर डाटा इज ईज़ी। तो यहाँ पर जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, यानी कि आपने जब अगर जो ये सर्विस होती है क्लाउड की, पेड होती है, इसमें अगर आपने सर्विस ले रखी है और आपने अपने कोई भी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट इसमें रखा हुआ है, तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। उस जगह पर होना या उस कंप्यूटर पर ही होना ज़रूरी नहीं है, आप इसका यूज़ कहीं पर से भी कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी इसकी जो होती है वो बहुत ही ईज़ी हो जाती है, रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी बहुत ही आसान हो जाती है। अब कह रहा है इसके लाभ का क्या हिस्सा नहीं होगी, तो बहुत ही सिंपल सा है, कहीं से आप हर जगह से इसको जो है वो कर सकते हैं यूज़, करेक्ट है, तो ये वाला तो होएगा ही। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, ये भी आपका सही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है, ये कह रहा है यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका पूरी तरह से इंटरनेट पर ही डिपेंड करता है, अगर जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, इंटरनेट होना कंपल्सरी है। तो यही आपका हो जाएगा कि ये एक लाभ नहीं है, ये किसका एक क्या है, डिसएडवांटेज है, ना कि एडवांटेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़ करने वाले, आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे।
आजकल की कंप्यूटर भाषा जो है एआई का लोकप्रिय पूरा नाम क्या है? इन मॉडर्न डे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एआई पॉपुलरिटी स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, एक बार में लगा देने वाला है। क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की फुल फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चंस तो समझ लिए बोनस मार्क्स की तरह है आपके लिए, जिसको कि आप इजीली लगा सकते हैं और आपको वो बोनस मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, गवर्नेंस अधिनियम, आईटी संशोधन अधिनियम 2008 या फिर आईटी अधिनियम 2000। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है ई गवर्नेंस के लिए जो विधिक ढांचा उपलब्ध करा रहा है वो कौन सा अधिनियम हो जाता है? तो वो आपका आईटी अधिनियम 2000 है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है आपका, आईटी एक्ट 2000 करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये जो भी आंसर मैं आप लोग को बता रही हूँ, जो इसकी ऑफिशियल आंसर की आई थी, उसी आंसर की से ही आप लोग को सारे आंसर्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड? मैकफी, नॉर्टन या फिर कैस्परस्काई या फिर टैली। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपके ये तीनों ही क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अभी मैंने बताया था टैली के बारे में आपको कि टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर यही वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टैली जो है वो आपका एंटीवायरस नहीं, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंट्स को लगाने के लिए आप इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए का अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट एज पर द स्टोरेज कैपेसिटी? स्मॉलेस्ट कम्स फर्स्ट। यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि सबसे पहले आप सबसे छोटा, जैसे एक है, फिर दो है, फिर तीन है, इस तरह लिखेंगे तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा तो घटते हुए क्रम में, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब बहुत ही जनरल सी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने बता दी। आरोही अवरोही जिसे बोला जाता है, ये आरोही है और ये अवरोही हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि आरोही क्रम में आपको लगाना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहला इससे में आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी और जो अकाउंटेंट का था, तीनों में ही ये वाला क्वेश्चन आपका जरूर पूछा गया था। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। और जो प्रीवियस वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी, तो वहाँ पर सारे ही मैंने बताए थे आप लोगों को कि कौन किसके बाद आता है, कौन किससे बड़ा होता है, कौन किससे छोटा होता है, वो पूरा आपको मैंने प्रोवाइड कराया था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी से ही सारे क्वेश्चन आपके बन जाने हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आंसर की बात करें तो यहाँ पर गीगाबाइट है, मेगाबाइट है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये बड़े से छोटे की तरफ है। यहाँ पर तो बीच में केबी आ गया, ये भी आपका गलत हो गया। ये भी आपका एमबी केबी, या तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। सबसे सही जो हो जाएगा वो होगा किलोबाइट है, मेगाबाइट है और फिर गीगाबाइट है, इसके बाद टेराबाइट आ जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थे आपके आईसीटी से रिलेटेड, जो कि पूछे गए थे, जो हॉस्टल गार्डन वाला आपका पेपर था उसमें। तो अब आप देख रहे होंगे कि पैटर्न ज़्यादातर सेम ही रहा है सारे क्वेश्चंस का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो, नहीं देखी है ज़रूर से देख लीजिए, आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा सब कुछ। इसकी क्लासेस बहुत जल्दी मैं लेकर के प्रैक्टिस सेट आऊँगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।